आवाज आ रही है? यस सर। ऑसिलेशंस ड्यू टू स्प्रिंग और ऑसिलेशन ड्यू टू स्ट्रिंग, मतलब दो टाइप के सिंपल हार्मोनिक मोशन। वैसे परफेक्टली सिंपल हार्मोनिक मोशन तो ढूंढना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है कि नॉन डाइंग है, वो अनडैम्प्ड होने चाहिए, वो डैम्प नहीं होने चाहिए, टाइम के साथ कम नहीं होना चाहिए उनका एम्पलीट्यूड। ठीक है, बट वो पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली नेचर में। तो अप्रोक्सीमेटली जो कुछ रेंज तक सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह देखे जा सकते हैं, तो उनके लिए हम लोग दो टाइप के ऐसे एग्जांपल्स पॉसिबल हैं। तो एसएचएम में पहला एक जो अपना आता है, वो आता है स्प्रिंग मास सिस्टम। दूसरा जो आता है तुम्हारा आता है स्ट्रिंग, और या फिर इसको कह लो तुम पेंडुलम। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस में हमारे जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन टाइप के मोशंस एग्जिस्ट कर सकते हैं। एसएचएम की जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो क्या थी कि तुम्हारा जो एक्सीलरेशन है या जो फोर्स है, दैट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। यही था प्रॉपर्टी। ठीक है, यही प्रॉपर्टी अगर इन दोनों में ये या इसकी इक्विवेलेंट प्रॉपर्टी, एग्जैक्टली ये प्रॉपर्टी या फिर इसकी इक्विवेलेंट प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई हो जाती है इन दोनों सिस्टम्स में, इसका मतलब ये भी कुछ रेंज तक एसएचएम की तरह काम करेंगे। ठीक है, दे विल वर्क लाइक एसएचएम ओनली। ठीक है, तो अब देखते हैं। इसमें ये बोल रहा है देयर आर नो फिजिकल एग्जांपल्स ऑफ एब्सोल्युटली प्योर सिंपल हार्मोनिक मोशन। इन प्रैक्टिस वी कम अक्रॉस सिस्टम्स जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन अप्रोक्सीमेटली अंडर सर्टेन कंडीशंस शो करते हैं, एग्जैक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन शो नहीं करते हैं। इन द सब्सिक्वेंट पार्ट ऑफ द सेक्शन वी विल डिस्कस द मोशन एक्सरसाइज्ड बाय ठीक है, विल ऑब्जर्व द मोशन एक्सरसाइज्ड बाय एग्जीक्यूटेड बाय सच सिस्टम्स। ठीक है ना, तो अब देखते हैं ऑसिलेशन ड्यू टू अ स्प्रिंग। पॉइंट नंबर 1, आज की क्लास जो होगी वो ऑसिलेशन की लास्ट क्लास होगी, और इसमें यही दोनों टॉपिक डिस्कस होंगे। पहला होगा ऑसिलेशन ड्यू टू स्प्रिंग, और दूसरा होगा ऑसिलेशन ड्यू टू सिंपल पेंडुलम। ठीक है, ये दोनों चीजें ही इंपॉर्टेंट है इसमें। ये दोनों खत्म होने के बाद जो आपका डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक है और फोर्स्ड ऑसिलेटर है, इसका मैं रिकॉर्डेड वीडियो डाल दूंगा, क्योंकि ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसका जो फॉर्मूला होता है डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन का, दिस इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर बुक। ठीक है, जस्ट यू नीड टू रिमेंबर ओनली वन फॉर्मूला, नॉट द डेरिवेशन, एंड उस फॉर्मूले के बेसिस पर एक आध एग्जांपल है उसको सॉल्व करना है बस। और फोर्स्ड ऑसिलेशन इज कंप्लीटली थ्योरेटिकल, देयर इज नथिंग डिफिकल्ट इन दिस, एंड ये सारे फॉर्मूले आपको याद नहीं करने हैं। ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन पर्पस। तो जो इन्फॉर्मेटरी वाले टॉपिक्स है उसको तो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर में डाल दूंगा, और कल से विल बी स्टार्टिंग विद आवर लास्ट टॉपिक ऑफ फिजिक्स व्हिच इज वेव्स। ठीक है, आवर टारगेट इज टू कवर वेव्स विद इन 3 to 4 लेक्चर्स, तो इस फ्राइडे तक पॉसिबली वेव्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द लास्ट क्लास ऑफ सिंपल हार्मोनिक, इसलिए ध्यान से सुन लेना। ये दोनों टॉपिक्स अगर क्लियर हो गए तो फिर तुम्हारा एसएचएम पूरी तरीके से कंप्लीट है। ठीक है, तो ऑसिलेशन ड्यू टू अ स्प्रिंग। अब ये क्या है ऑसिलेशन ड्यू टू अ स्प्रिंग? क्या है ये? ब्लॉक मास m ले लो जिसको तुम स्प्रिंग से टाई कर दो, और जो स्प्रिंग का जो दूसरा साइड है उसको दीवार से लटका दो, उसको दीवार से, ठीक है, ऐसे मतलब कि फिक्स कर दो, दिस फिक्स टू द वॉल, और ये स्प्रिंग है और ये मास m है। ठीक है, ये कुछ अरेंजमेंट है। ठीक है, इसको फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखो, मतलब ये जो सरफेस है ये फ्रिक्शनलेस है आइडियली। एक्चुअली में तो फ्रिक्शन होगा इसमें, आइडियली इसको फ्रिक्शनलेस मान के चलो। ठीक है, इफ द ब्लॉक इज पुल्ड ऑन वन साइड एंड इज रिलीज्ड, तो मान लो इसको तुमने तान दिया इधर की तरफ, तो थोड़ा सा ऐसा ऐसा कुछ हो जाएगा, तो ये क्या करेगा? टू एंड फ्रो मोशन करेगा तुम्हारा ब्लॉक ऑफ मास m स्प्रिंग के वजह से। ठीक है कि नहीं? तो लेट x इज इक्वल टू 0 इंडिकेट द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ द ब्लॉक। इसका मीन पोजीशन क्या है? x इज इक्वल टू 0 है, ये वाला है, ये ब्लॉक का मीन पोजीशन है। फॉर एग्जांपल अभी स्लाइटली डिस्प्लेस्ड है ये, फिर ये क्या करेगा? जरा सा आपने डिस्प्लेस कर दिया, प्लस a और माइनस a के बीच में टू एंड फ्रो मोशन करेगा। इट विल डू टू एंड फ्रो मोशन बिटवीन प्लस a एंड माइनस a। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है ना, तो ये बात है। और इसका जो मीन पोजीशन है x इज इक्वल टू 0 पर रहेगा। ठीक है ना, so the positions marked as minus a and plus a indicate the maximum displacements to the left and the right of the mean position. हमने ऑलरेडी देखा है दैट स्प्रिंग्स हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज। ठीक है, स्प्रिंग के जो जो कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देखा था, जो रीस्टोरिंग फोर्स का कंसेप्ट याद आ रहा होगा तुमको, रीस्टोरिंग फोर्स।
रीस्टोरिंग फोर्स कुछ याद आ रहा होगा। रीस्टोरिंग फोर्स का कंसेप्ट हम लोगों ने सॉलिड्स वाले चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। और रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया को क्या बोलते थे? स्ट्रेस। तो उसी में स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये याद आया था। स्ट्रेस जो होता है इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। रादर होना तो ये चाहिए कि स्ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस, ठीक है, बिकॉज स्ट्रेन इज द डिपेंडेंट क्वांटिटी एंड स्ट्रेस इज द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। तो इसका जो रिलेशन होता है उसको क्या बोलते थे? हुक्स लॉ। हुक्स लॉ, ठीक है। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये जो रॉबर्ट हुक है उसने डिस्कवर किया था स्प्रिंग की जो खास प्रॉपर्टीज है। He had shown that such a system, when deformed, is subjected to restoring force, the magnitude of which is proportional to the deformation or the displacement and acts in the opposite direction. मतलब कि इसको तुमने खींच दिया, अगर थोड़ा सा राइट साइड अगर शिफ्ट कर दिया इस ब्लॉक को, तो रिस्टोरिंग फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन लगेगा, ठीक है। रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा और इसको वापस उसके ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पोजीशन पर लाने की कोशिश करेगा। और ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है रॉबर्ट हुक ने जो फाइंड आउट किया, उसने देखा दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और जहां पे फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या शो करता है? एसएचएम, दैट शोज द एसएचएम बेसिकली, ठीक है। तो यहां तक तो क्लियर है। उसके बाद दिस इज नोन एज हुक्स लॉ। इट होल्ड्स गुड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल इन कंपैरिजन टू द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। अब भाई ये मान लो टोटल लेंथ ऑफ स्प्रिंग इतना है, तो थोड़ा सा फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स ओनली, बहुत ज्यादा ह्यूज डिस्प्लेसमेंट्स के लिए सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं रहेगा, इट विल एग्जीक्यूट सम अदर काइंड ऑफ पीरियोडिक मोशन। तो हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स कंसीडर करते हैं। द डिस्प्लेसमेंट, फॉर एग्जांपल, इफ द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज एल, सो द डिस्प्लेसमेंट इज मच लेस देन एल, ठीक है, द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा x है तो इस सिस्टम में तुम्हारा मान लो ये यही ब्लॉक था, ठीक है, ये दीवार था, उससे एक फिक्स है तुम्हारा स्प्रिंग और ये ब्लॉक है, ठीक है। इसको तुमने थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया, ठीक है। इसको ब्लॉक को अब क्या कर दिया? थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया और ये अपने पोजीशन से थोड़ा सा बढ़ गया, ये x डिस्टेंस ट्रेवल कर गया, थोड़ा सा स्लाइड डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो इसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ kx, ठीक है। क्या हुक ने क्या पाया कि दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। एज पर हुक रॉबर्ट हुक ने क्या बोला? हुक्स लॉ, ये जो फोर्स है, ठीक है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है कि नहीं? ठीक। इसके बाद फिर उसने क्या बोला? दिस मीन्स F is equal to minus kx, where minus k is the constant of proportionality, ठीक है। यहां तक अभी क्लियर हो गया? तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी k, अभी यहां पे जो k है इस सिस्टम में, ये जो स्प्रिंग मास सिस्टम है, स्प्रिंग मास सिस्टम में, ठीक है, स्प्रिंग मास सिस्टम में जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी अभी जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, ठीक है, वो क्या है? दिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज माइनस k, where k in this case will be spring constant, स्प्रिंग का जो कांस्टेंट है। मतलब कि तुम अगर स्प्रिंग को 10 सेंटीमीटर से खींचोगे तो मान लो उस पर 10 न्यूटन रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है। अगर 5 सेंटीमीटर से खींचोगे तो 5 न्यूटन रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। अगर 15 न्यूटन से खींचोगे, अगर 15 सेंटीमीटर खींचोगे तो 15 न्यूटन लगेगा। तो कुछ ना कुछ एक कांस्टेंट है, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज कांस्टेंट, ठीक है। तो ये k की वैल्यू यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट और यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर, क्योंकि यहाँ पे k देखोगे तो ये F/x आ रहा है ना, ठीक है। तो ये न्यूटन पर मीटर, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट, k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। और जो एसएचएम में हमने देखा था, एसएचएम के केस में क्या आ रहा था भाई? एसएचएम के केस में फोर्स का क्या आता था? फोर्स इज इक्वल टू माइनस m ओमेगा स्क्वायर a cos ओमेगा t प्लस फाइव, यही आ रहा था कुछ इसी टाइप से, ठीक है। तो हमने माइनस ओमेगा स्क्वायर a को क्या लिख लिया था? माइनस k, इसको लिख लिया था माइनस ओमेगा m ओमेगा स्क्वायर को हमने माइनस k दे दिया था, और उसके बाद इसको क्या है? ये xt है, तो माइनस k xt आ गया था फोर्स तुम्हारा, यही आ रहा था ना। तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एसएचएम के केस में F इज इक्वल टू माइनस के एक्स ही आ रहा था, ठीक है। वहां पर एसएचएम में कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी माइनस के है, जो कि इस केस में स्प्रिंग कांस्टेंट है, इस केस में ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो अगर ये चीज हमको क्लियर हो चुकी है,
ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट इट इज गवर्न्ड बाय इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द स्प्रिंग। अब स्प्रिंग कांस्टेंट तो फिक्स है, जितना तुम उसको टानोगे, जितना कंप्रेस करोगे, जितना एक्सटेंड करोगे, उतना ही रिस्टोरिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। द स्टिफ स्प्रिंग हैज लार्ज के एंड सॉफ्ट स्प्रिंग हैज स्मॉल के। ये चीज ध्यान रखना। स्प्रिंग दो टाइप के हो सकते हैं। अगर सॉफ्ट है तो स्मॉल स्टिफनेस कोएफिशिएंट है, स्मॉल के है। अगर स्टिफ है तो इसका नाम ही स्टिफनेस कोएफिशिएंट है, तो लार्ज के होगा। ठीक है, स्टिफ का मतलब क्या होता है? के की वैल्यू क्या है? एफ अपॉन एक्स, बेसिकली माइनस एफ अपॉन एक्स, यही होता है ना। ये रिस्टोरिंग फोर्स माइनस एफ डिवाइडेड बाय एक्स। ठीक है, तो तुम ये बताओ कि जो ज्यादा स्टिफ है तो उसको हल्का सा भी तुम डिस्प्लेस करोगे तो बहुत ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स लग जाएगा उस पर कि नहीं, जो स्टिफ होता है। और जो सॉफ्ट होता है उसमें बहुत ज्यादा तुम उस पर डिस्प्लेस करोगे तो कम फोर्स लगेगा, तो उसकी के की वैल्यू कम आएगी। मतलब लेस फोर्स, लेस रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप एंड मोर डिस्प्लेसमेंट। मतलब सॉफ्ट, तो सॉफ्ट की तो के कम होगी, और ज्यादा स्टिफ रहेगा तो बहुत कम डिस्प्लेसमेंट में बहुत ज्यादा फोर्स आ जाएगा, तो के की वैल्यू बहुत लार्ज होगी, है कि नहीं? ये वही चीज बोल रहा है। ठीक है, अभी ये बात बताओ मेरे को, ये जो इक्वेशन आया था F इज इक्वल टू माइनस के एक्स एज पर हुक्स लॉ, इज इट नॉट द इक्विवेलेंट टू द फोर्स लॉ ऑफ एसएचएम? फोर्स लॉ ऑफ एसएचएम वो भी तो यही बोलता है ना। फोर्स लॉ ऑफ एसएचएम भी तो यही बोलता है F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो इसका मतलब कि अबव स्प्रिंग मास सिस्टम परफॉर्म्स एसएचएम, अबव स्प्रिंग मास सिस्टम is an example of SHM, right? Above spring mass system is an example of SHM, right? We all can agree with this. ठीक है, अब देखो भाई, अब ध्यान से देखना। ठीक है, हुक ने क्या बोला? F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। स्प्रिंग मास सिस्टम में ये तुम्हारा स्प्रिंग था, दीवाल था, ये तुम्हारा स्प्रिंग था, ये मास था, इसका स्टिफनेस कोएफिशिएंट x था, इसको स्लाइटली तुमने डिस्प्लेसमेंट x दे दिया, तो जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा है F, दिस इज इक्वल टू माइनस के एक्स, वेयर k इज द स्टिफनेस कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक, इक्वेटिंग दिस टू द एसएचएम वाला जो फोर्स लॉ है, उसमें क्या होता है? F इज इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। यही आता था कि नहीं? यही आता था, ये एज पर फोर्स लॉ ऑफ एसएचएम, राइट? तो दोनों इक्विवेलेंट ही है भाई, दोनों एक ही है। इसको इक्वेशन को 1 स्टार और इसको 2 स्टार दोगे और दोनों को जरा इक्वेट कर दो, फ्रॉम 1 स्टार एंड 2 स्टार। अगर दोनों को हम लोग इक्वेट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? माइनस एम ओमेगा स्क्वायर तुम्हारा के बराबर आ जाएगा कि नहीं? आ जाएगा कि नहीं? ठीक है, माइनस के बराबर, तो इसका मतलब एम ओमेगा स्क्वायर आपका के बराबर आ जाएगा कि नहीं? ठीक है, तो तुम्हारा ओमेगा कितना आ जाएगा? के बाय एम का अंडर रूट आ जाएगा कि नहीं? यही तुम्हारा इस एसएचएम का एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। वेयर, अब देखो, ये है तो स्प्रिंग मास सिस्टम। सिस्टम क्या है? सिस्टम तो यही है ना, दीवार है, दीवार से स्प्रिंग एक जगह से फिक्स्ड है, दूसरी जगह ब्लॉक है, इसको हल्का सा मैंने डिस्प्लेसमेंट x दे रखा है, जिसकी वजह से फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, और इसका मास m है, इसका स्टिफनेस कोएफिशिएंट k है। ठीक है, तो इस केस में जो ये मैंने जो फॉर्मूला लिखा है, इसमें m क्या है? मास ऑफ ब्लॉक है, मास ऑफ ब्लॉक, और k क्या है? स्टिफनेस कोएफिशिएंट ऑफ स्प्रिंग, स्टिफनेस कोएफिशिएंट ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, यूनिट क्या है इसका? न्यूटन पर मीटर। यूनिट क्या है इसका? न्यूटन पर मीटर, है कि नहीं? ठीक है, बस क्लियर हो गया। तो यही था, बस हो गया, खत्म, ये तुम्हारा सॉल्व हो गया। अब देखो, अब टाइम पीरियड निकालना है, तो भाई टाइम पीरियड का तो फॉर्मूला हमें पता है ना। टाइम पीरियड, जो सर्कुलर मोशन में हम लोग क्या देखे थे? ठीक है, ये जैसे ये सर्कल है, ये रेडियस है, ठीक है, यहां से यहां तक मान लो बॉडी गई, ये थीटा एंगल, ये एल, तो एल इज इक्वल टू आर थीटा। यहां से देखा था वेलोसिटी कितना आ रहा था? टोटल डिस्टेंस कवर 2 पाई आर अपॉन टाइम पीरियड टी। तो ये कितना आ रहा था? 2 पाई आर अपॉन टी बेसिकली। ठीक है, वी को हमने क्या लिखा था? आर ओमेगा, तो आर ओमेगा आर इज इक्वल टू 2 पाई आर
बाय टी, तो दोनों को काट देंगे तो आर से आर को, तो ओमेगा की वैल्यू 2π/t आती है कि नहीं। सर्कुलर मोशन के ही केस से अगर हम देखेंगे तो ओमेगा की वैल्यू 2π/t आती है। ये केस हम लोगों ने बार बार डिस्कस किया है। तो यहाँ पे हम लोग को जब ओमेगा पता चल गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम, तो हम लोग टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ दिस सिंपल हार्मोनिक मोशन सिस्टम एसएचएम सिस्टम कितना आ जाएगा। इसको अगर टी नॉट दे दो तुम, तो टी नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 2π/ω, तो आ जाएगा 2π/ कितना आ रहा था ये √k/m, तो ये आ गया ना 2π√m/k, उल्टा हो गया ये पूरा। तो टी नॉट इज इक्वल टू 2π√m/k। ये है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ दिस सिस्टम। मतलब कि ये जो है, ये जो नाच रहा है, इसको जरा से तुमने स्लाइड डिस्प्लेस कर दिया इसके मीन पोजीशन से, तो ये जो प्लस और माइनस के बीच में जो ऑसिलेट करता है, तो इसका जो ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड है वो ये है 2π√m/k। ठीक है। अब क्वेश्चन यहीं से पूछ लेगा कि भाई ये मास है, ये तुम्हारा स्प्रिंग है, इसका तुम इसका टाइम पीरियड बता दो। अभी हम लोगों ने कल भी किया ही था, तुमको याद होगा। अभी कल मैंने सॉल्व एग्जाम्पल कराया था, ये वाला देखा, पहले एग्जाम्पल कराया था। तो इसमें दो फोर्स लग रहे थे, इसको इस साइड जरा से शिफ्ट कर दे तो ये तो कंप्रेस हो गया, तो रिस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में करेगा। अच्छा, ये एक्सपांड हो गया था, तो ये रिस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में करेगा। तो दो फोर्स लग गए, एक तो स्प्रिंग की वजह से, एक स्प्रिंग की वजह से, तो दोनों मिला करके -2kx लग रहा था फोर्स, आ गया था ना -2kx। तो 2πm/2k इतना आ रहा था इसका टाइम पीरियड, याद आ गया ना। तो ये वही है, इट इज जस्ट अ रेपिटेशन ऑफ दिस केस, राइट। कुछ अलग नहीं किया हम लोगों ने, सेम चीज का खाली एक तरीके से रिवीजन ही कर रहे दोबारा से। Stiff springs have high value of K, spring constant. A block of mass M attached to the stiff spring will have, according to this equation, ठीक है, large oscillatory frequency is expected physically. चलो देखो यार, अब ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, तुम फॉर्मूला तो देख ही पा रहे हो। तो जो ज्यादा स्टिफ होगा तो उसका स्टिफनेस कोफिशिएंट ज्यादा होगा, अभी डिस्कस किया था हम लोग। स्टिफनेस कोफिशिएंट होता क्या है, F/x इज इक्वल टू K होता है कि नहीं, यही होता है। तो मतलब कि अगर स्टिफ स्प्रिंग है तो तुमको थोड़े से ही डिस्प्लेसमेंट में, थोड़े से कम डिस्प्लेसमेंट में ज्यादा फोर्स देगा, तो K की वैल्यू ज्यादा होगी कि नहीं स्टिफ के केस में। तो अगर स्टिफ के केस में K की वैल्यू ज्यादा हुई तो ये वैल्यू ज्यादा आ जाएगी, तो इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी कि नहीं स्टिफ में, है ना। तो तुम एक नोट लिख सकते हो, नोट, सिंस ओमेगा इज इक्वल टू √k/m, therefore √k/m, therefore stiff spring will have large omega and small time period, and soft spring will have small omega and larger टाइम पीरियड। ठीक है, ये तुम नोट कर लो, इस चीज को नोट कर लो। ठीक है, डन। आगे इसको नोट कर लिया तो चलो आगे देखते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल 14.8, एग्जाम्पल नंबर 14.8, ये मेरा 5 किलो का कलर है अटैच टू अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। देखो पहले तो मास कितना है ब्लॉक का, 5 किलो मास हो गया, स्प्रिंग कांस्टेंट 500 न्यूटन पर मीटर आ गया, ठीक है। उसके बाद फ्रिक्शन, विदाउट फ्रिक्शनलेस सरफेस पे स्लाइड कर रहा है। द कॉलर इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन बाय 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा कि नहीं। जो इनिशियल जितना तुम डिस्प्लेसमेंट देते हैं, जितना से तुम ना उतना ही वो मैक्सिमम डिस्प्लेस कर सकता है। जितना से इनिशियली तुमने डिस्प्लेस किया है उससे ज्यादा वो जा ही नहीं सकता। तो जब स्प्रिंग मास सिस्टम है ना, तुमने इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना दिया था जानते हो, ये दिया था, यहाँ तक टान दिया था, इसलिए ऐसे कर रहा है। तो इसको जो तुमने टान दिया यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू जो 10 सेंटीमीटर है वो दैट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, दैट इज कैपिटल ए, ठीक है।
अब ये कह रहा है फाइंड द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कैसे निकलता है 2 पाई अंडर रूट एम के कर लोगे, एम दिया है के दिया है, बस 2 पाई अंडर रूट एम बाई के से 0.63 सेकेंड मैक्सिमम स्पीड निकाल रहा है बाबू। ये देखो अब फॉर्मूला तुम तो, ये एसएचएम सिस्टम है, अंडरस्टूड। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिखते हो, ए कॉस ओमेगा टी प्लस वाई। वेलोसिटी को कैसे लिखते हो, माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस वाई। एक्सेलरेशन को कैसे लिखते हो, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ओमेगा टी प्लस वाई, ये लिखते थे। एसएचएम के केस में तो यही होता है ना, इसमें कुछ फर्क थोड़ी है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम वेलोसिटी पूछा है, ये बताओ इसमें मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v इज मैक्सिमम फॉर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव टू बी मैक्सिमम, फॉर दिस टू बी मैक्सिमम। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस फाइव कितना हो, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1, है कि नहीं यार, साफ सी बात है। तो वी मैक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस ओमेगा ए आ जाएगी कि नहीं। और इसका अगर मैग्नीट्यूड लोगे तो ओमेगा ए आ जाएगा वी मैक्स का, मैक्सिमम वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड लोगे माइनस ओमेगा ए का मैग्नीट्यूड, मतलब ओमेगा इंटू ए आ जाएगा, है कि नहीं। यही पूछ रहा हूं, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। तो ओमेगा को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ओमेगा कितना आएगा बाबू, पहले ओमेगा तो निकालोगे ना इसमें। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आती थी, के बाय एम का अंडर रूट, यही तो किए थे हम लोग। तो पहले ओमेगा निकालो इसका, जरा ओमेगा निकालोगे के बाय एम का अंडर रूट, ठीक है, उसको ए से मल्टीप्लाई करोगे, ए इंटू ओमेगा, यही तुम्हारा मैक्सिमम वेलोसिटी था। दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुमको 1 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द कॉलर, देख रहे हो मैक्सिमम एक्सेलरेशन। इधर आओ, चलो देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ऊपर देखो, ठीक है, लेकर के आओ इसको नीचे। एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला था यहाँ पे, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ए मैक्सिमम कब आएगा, ए मैक्सिमम की कितनी वैल्यू आ जाएगी, जहां पे कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव की वैल्यू मैक्सिमम होगी और कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1। तो ए मैक्स इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन का अगर तुमको मैग्नीट्यूड निकालना है तो ओमेगा स्क्वायर ए आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा कि नहीं। और ओमेगा की वैल्यू तो हमको मालूम है फॉर्मूला से, रूट के बाय एम होता है। तो ए मैक्स का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर मतलब के बाय एम इंटू ए, आ जाएगा कि नहीं। यहाँ पे डाल दो के बाय एम इंटू ए, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर ए के बाय एम इंटू ए, दैट्स इट, हो गया खत्म, ठीक है। अच्छा, और ये भी हम लोग को पता है कि ये होता कब है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन कब होता है, मैक्सिमम वेलोसिटी कब होती है, ठीक है, कब होता है भाई, है कल कराया था, बहुत डिटेल में डिस्कस किया था हम लोगों ने। ये तुम्हारा एक्सट्रीम एंड से प्लस ए, ये तुम्हारा एंड से माइनस ए। चलें शुरू करें। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहाँ एक्स कितना है 0 है, डिस्प्लेसमेंट 0 है। यहाँ पे एक्स मैक्सिमम पॉजिटिव है, यहाँ पे एक्स मैक्सिमम नेगेटिव है, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी कितना है, मैक्सिमम पॉजिटिव और मैक्सिमम नेगेटिव। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है 0 है, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है 0 है। एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है, ठीक ठीक पोजीशन का उल्टा, क्योंकि एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आ रहा था, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स टी। एक्सेलरेशन यही होता है, एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। तो ठीक माइनस ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो जहां पर एक्स मैक्सिमम है एक्सेलरेशन मैक्सिमम नेगेटिव है, मतलब इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। और जहां पर एक्स मैक्सिमम नेगेटिव है वहां पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम पॉजिटिव है, मतलब इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ जाएगा। और जो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन है वही डायरेक्शन ऑफ फोर्स है। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज मैक्सिमम नेगेटिव, यहाँ पे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, और यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी मैक्सिमम पॉजिटिव है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना था, यहाँ पर जितना, अगर क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ही 0 है तो एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे फोर्स भी 0 है, ठीक है। जहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम है वहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा,
जहां पे वेलोसिटी जीरो है वहां पे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा, जहां पे वेलोसिटी जीरो है वहां पे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा, जहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है वहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा, जहां पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है वहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा। फिर से करा दिया मैंने, एकदम याद रखना सब चीज को, एकदम कंठस्थ, एकदम कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए इस चीज में, कतई एक भी डाउट नहीं होनी चाहिए, एकदम याद रहना चाहिए कि कहां पे क्या हो रहा है एग्जैक्टली। ठीक है, चलो नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे इज सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम, एंड दिस इज नॉट एज सिंपल, खाली बोलने के लिए सिंपल है, थोड़ा सा इसमें केस हल्का सा स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, और वो हम लोग को पता चल जाएगा, विल सी। ठीक है, दिस डज फॉलो एसएचएम। ठीक है, पेंडुलम, पेंडुलम मैं इसको सिंपल लिखूंगा ही नहीं क्योंकि ये उतना सिंपल नहीं है। पेंडुलम डज फॉलो एसएचएम, फॉलोज फोर्स लॉ ऑफ एसएचएम, बट दूसरे रूप में, बट दूसरे अवतार में। फोर्स लॉ ऑफ एसएचएम क्या बोलता है? फोर्स इज इक्वल टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, या एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स बोलता है। पेंडुलम उसको फॉलो करता है, लेकिन थोड़ा सा अवतार इसका चेंज हो जाता है, होता ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, बस अवतार चेंज हो जाता है। इसमें क्या होता है, फोर्स की जगह टॉर्क आ जाएगा। ठीक है, अब तुम सब कुछ सोचो कि लीनियर की जगह अब रोटेटरी मोशन, ये तुम्हारा रोटेशन आ गया। ठीक है, रोटेशनल मैकेनिक्स आ गया। अब सोचो, बस उस डायरेक्शन में सोचो कि रोटेशनल मैकेनिक्स का कंसेप्ट आ गया। फोर्स की जगह यहाँ पर टॉर्क आ जाता है, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट की जगह तुम्हारा क्या आ जाता है, थीटा, एंगल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की जगह आ जाएगा टॉर्क, थीटा की जगह ये एक्स के डिस्प्लेसमेंट की जगह आ जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इस टाइप का थोड़ा सा अवतार चेंज हो गया इसमें। ठीक है वही चीज, रूप थोड़ा सा चेंज हो गया, थोड़ा दूसरे रूप में आ रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत ग्रेविटेशन हम लोगों ने शायद वो तो पढ़ा ही नहीं था हम लोगों ने। ठीक है, टॉर्क वाला कंसेप्ट तो हमने पढ़ा नहीं था, वो मैं डालूंगा, वो मैं आगे पढ़ाऊंगा कभी कंपटीशन के पर्पस के लिए। तो थोड़ा सा मैं ब्रीफ में बता देता हूँ इसका। ठीक है, टॉर्क क्या होता है, दिस इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ टॉर्क है। टॉर्क मतलब जिसकी वजह से रोटेशन हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुम इसको ले लो ऐसे, इस पे काटी गाड़ दो, इसको फिक्स कर दो। ठीक है, इसका लेंथ ले लो तुम, रेडियस आर, इसका लेंथ ले लो आर, और तुम यहाँ पे फोर्स लगा दो, फोर्स लगा दो इधर। ठीक है, यहाँ पे फोर्स लगा दो। ठीक है, फोर्स का डायरेक्शन क्या है बाबू? फोर्स का डायरेक्शन है माइनस जे कैप, इसको मान लो आई कैप, इसको मान लो जे कैप, और ये बाहर जो आएगा ये के कैप आ जाएगा, ऐसे डायरेक्शन मान लो। तो फोर्स का डायरेक्शन माइनस जे कैप है। रेडियस कितना, मतलब जो तुम्हारा जहां पे फोर्स ऑफ एप्लीकेशन माइनस द फिक्स पॉइंट, जो तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है, इसको तुम फाइनल पोजीशन मानो और इसको इनिशियल पोजीशन मानो, तो आर वेक्टर क्या आ जाएगा, आर वेक्टर फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, ये तुम्हारा आ जाएगा आई कैप। ठीक है, तो जो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क है, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क वो आ जाएगा आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ मतलब इट विल बी द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आई क्रॉस माइनस जे, और आई क्रॉस माइनस जे आ जाता है माइनस के कैप, मतलब इनटू द पेज, इनटू द पेज। ठीक है, तो टॉर्क इनटू द पेज एक्ट करेगा, टॉर्क इनटू द पेज, अंदर पेज के अंदर एक्ट करेगा, और ये इसको घुमाएगा, इस टॉर्क की वजह से रोटेशन होगा, ये नाचना शुरू करेगा ऐसे 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 अराउंड दिस फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, ये क्या करेगा, ये नाचेगा ऐसे, ये पूरा घूम जाएगा अराउंड दिस फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, तो टॉर्क का बेसिक कंसेप्ट ये है। ठीक है, फोर्स क्या होता है भाई, एक बात बताओ, फोर्स क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो टॉर्क होता है, टॉर्क होता है तुम्हारा आई इंटू अल्फा। अब ये आई क्या है और अल्फा क्या है, इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, व्हाट इज आई एंड व्हाट इज अल्फा।
आई क्या है और अल्फा क्या है, दिस इज रिलेटेड टू योर रोटेशनल कंसेप्ट, ठीक है। तो ये अभी हम लोग देखेंगे। जस्ट जैसे कि ये मास है, मास के जगह पे ये आई आ गया है इसका, ठीक है, इसके जगह तुम्हारा आई आ गया है, ठीक है। उसके बाद एक्सेलरेशन के जगह तुम्हारा अल्फा आ गया है और फोर्स के जगह तुम्हारा टॉर्क आ गया है। समझ में आ गई बात? ठीक है, ठीक है कि नहीं? अब बताते हैं। अब देखो, जो ये मास होता है, ठीक है, मास जो होता है, मास का इक्विवेलेंट जो कंसेप्ट होता है रोटेशन में, उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। और एक्सेलरेशन का जो इक्विवेलेंट कंसेप्ट होता है रोटेशन में, उसको बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन, ठीक है। अब ये क्या बला है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या बला है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों आ गया और एंगुलर एक्सेलरेशन क्यों आ गया, वो मैं समझा देता हूं, देख लो, ठीक है। जैसे ये सर्कल है, इसमें कुछ बॉडी रोटेट कर रही है, ठीक है, यहाँ पे थी, फिर यहाँ पर से यहाँ आ गई बॉडी तुम्हारी, इनिशियली यहाँ पे थी, तो इसने एक्चुअल लेंथ कितना ट्रेवल किया, एल, लेकिन एंगल कितना ट्रेवल किया, थीटा। तो एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है कि नहीं, अगर ये रेडियस आर है तो एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो दोनों को डिफरेंशिएट करोगे तो डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ आर थीटा, और आर तो कांस्टेंट है तो डेरिवेशन के बाहर फेंक दो, तो आर डी थीटा बाई डी टी हो जाता है, और ये आर ओमेगा हो जाता है कि नहीं, ठीक है। तो तुम्हारा वेलोसिटी इज इक्वल टू आर ओमेगा हो जाता है। अब क्या करेंगे, ठीक है, अब इसी को तुम यहाँ पे फिर से डिफरेंशिएट करो, तो डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ आर इंटू ओमेगा। अब आर फिर कांस्टेंट है, फिर बाहर फेंक दो, तो आ जाएगा आर डी ओमेगा बाई डी टी, ठीक है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ये तो एंगुलर वेलोसिटी है ना, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, और ओमेगा का मतलब क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। उसी तरीके से एक अल्फा होता है जिसको बोलते हैं डी ओमेगा बाई डी टी, या फिर डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी टू, दो बार डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एंगल और सिंगल डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी गिव्स एंगुलर एक्सीलरेशन। ये होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक, ये होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इसको अगर करोगे तो ये डीवी बाई डी तो एक्चुअल एक्सेलरेशन है, दिस इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा, ये आ जाएगा तुम्हारा एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, ठीक है। तो रोटेशनल कंसेप्ट में एक्चुअल एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन चलता है, और मास के जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया चलता है, फोर्स के जगह टॉर्क चलता है, जो टॉर्क मैंने अभी तुमको समझाया है, आर क्रॉस एफ वाला, ठीक है। ये आता है कंसेप्ट रोटेशनल मैकेनिक्स का। थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट मैंने बता दिया, हालांकि जब चैप्टर जब भी डिस्कस करेंगे हम लोग तो डिटेल में उसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ये बेसिक कंसेप्ट है तुम्हारा रोटेशन का, और ये वही वाला कंसेप्ट। अब यहाँ पे क्या था जो मैंने बताया था, फोर्स लॉ ऑफ एसएचएम मींस एफ इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, ठीक है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, फोर्स रिप्लेस फोर्स बाय टॉर्क एंड रिप्लेस डिस्टेंस बाय एंगल, दैट्स इट। टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, ये आएगा भाई, ठीक है। और मास की जगह क्या आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्सेलरेशन की जगह क्या आएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन, फोर्स की जगह क्या आएगा, टॉर्क। दो फॉर्मूला है यहाँ पे, दोनों फॉर्मूला को मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूं। एक तो फॉर्मूला तुम्हारा ये है, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू थीटा और टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, दोनों साइड बाय साइड देख लो, ठीक है। ये अवतार समझ में आ गया, तो अब तुमको सीखना बहुत ईजी है, अब तुम्हारे लिए एकदम हलवे की तरह ये हो जाएगा ये वाला। ये कॉम्प्लिकेशन अगर तुम्हें समझ में आ गई तो अब चीजें बहुत हलवे की तरह हो जाएंगी। इसको 1 सेकंड के लिए नोट कर लो, बस थोड़ा देख लो, अगर नोट नहीं किया तो 1 मिनट के लिए नोट कर लो इसको थोड़ा, ये बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, फिर हम आराम से आगे बढ़ सकते हैं।
हम नोट हो गया होगा, अब आगे बढ़ सकते हैं अब हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो अब कैसे शुरू करना है, ठीक है ना। सो ये गैलीलियो ने बताया था दैट द पीरियड्स ऑफ स्विंगिंग शैंडिलियर इन अ चर्च बाय द पल्स बीट्स, वो वही है पेंडुलम। यू ऑब्जर्व दैट द मोशन ऑफ द शैंडिलियर वाज पीरियोडिक। पेंडुलम का जो मोशन है टू एंड फ्रो वाला, ये पीरियोडिक आ रहा था इसको। द सिस्टम इज अ काइंड ऑफ पेंडुलम। यू कैन मेक योर ओन पेंडुलम। कुछ नहीं करना तुमको, एक बॉल लेना है और उसको धागे से टाई करना है, और जो धागा का ऊपर वाला पोर्शन उसको दीवार पे लगा देना है, उसको फिक्स कर देना है दीवार से। ठीक है, तो क्या कितना बड़ा धागा लोगे, 1 मीटर का धागा लोगे। ठीक है, और तुम्हारा जो बॉल है, जो पेंडुलम है, किसी मतलब दीवार से सुटेबल सपोर्ट से उसको फिक्स कर दो और बॉल को फ्रीली ऑसिलेट करने दो। डिस्प्लेस द स्टोन, स्टोन या बॉल जो भी है, टू वन साइड बाय स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, तो तुमने धागे को बांध दिया ऐसे, ऐसे करके लटका हुआ था अभी फिलहाल, तुम इसको हल्का सा डिस्प्लेस कर दो, यहां से यहां तक कर दो, फिर ये नाचेगा। ठीक है, दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू परफॉर्म द to and fro motion, and this is nothing but an example of simple harmonic motion, as we'll see. Stone executes to and fro motion. It is periodic with a period of about 2 seconds. You will see again. क्यों, why? ठीक है, ठीक है, चलो देखते हैं। यहां पे जो तुमको फॉर्मूला मिला था, एक और फॉर्मूला लिख लो। स्प्रिंग मास सिस्टम में फॉर्मूला टाइम पीरियड का कितना रहा था, 2π√m/k। यहां पे ये तुम्हारा स्प्रिंग मास सिस्टम का आता है, जो पहला वाला जो केस देखे थे हम लोग। और पेंडुलम में टी नॉट का आ जाएगा 2π√L/g। अभी पता चल जाएगा, यू विल सी। ये तुम्हारा पेंडुलम में आ जाएगा। अगर लेंथ ऑफ पेंडुलम 1 मीटर है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तुम्हें पता है, इसको सॉल्व करोगे तो टाइम पीरियड भी मिल जाएगा 2 सेकंड के आसपास, जो भी बोल रहा है ये, यू विल सी। राइट, we shall show that this periodic motion is simple harmonic from small displacements about the mean position। मतलब ज्यादा ह्यूज डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, अगर थोड़ा ही सा डिस्प्लेसमेंट रहा, हल्का सा ही पुश किया, ये नहीं कि तुमने उठा करके यहाँ पे कर दिया। यहाँ पे करोगे तब तो ये रोटेशन परफॉर्म करने लग जाएगा, तो चेंज ही हो जाएगा ना। इसके पास यहाँ से यहाँ ले आओगे, इसके पास सफिशिएंट पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी कि इसको ओवरकम करके फिर रोटेशनल करने लग जाएगा। इसीलिए मतलब पूरा का पूरा सर्कुलर मोशन करने लग जाएगा। इसीलिए इसको हल्का सा स्लाइड डिस्प्लेस करो, हल्का सा, तो ये तब टू एंड फ्रो करेगा, टू एंड फ्रो। ठीक है, राइट। कंसिडर द सिंपल पेंडुलम बॉब ऑफ मास m टाइड टू द इनएक्सटेंसिबल मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l। इसका लेंथ है l, इसकी मास है m। ठीक है, द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज फिक्स टू द रिजिड सपोर्ट। सपोर्ट से दीवार से इसको फिक्स कर दिया। द बॉब ऑसिलेट्स इन द प्लेन अबाउट द वर्टिकल लाइन थ्रू द सपोर्ट। ठीक है, वर्टिकल लाइन थ्रू द सपोर्ट को तुमने क्या कर दिया, ठीक है, द बॉब को ऑसिलेट करने दिया। मतलब जो तुम्हारा बॉब है ये ऑसिलेट कर सकता है। ठीक है, दिस शोज द सिस्टम। ठीक है, और 14.8b इज अ काइंड ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द सिंपल पेंडुलम शोइंग द फोर्सेस ऑन द बॉब। अभी क्या है देखो, पहले तो यहां पे था, तो केस नंबर 1, केस 1, जब पेंडुलम एट रेस्ट, बॉब जो है, बॉब मतलब तुम्हारा वही बॉल है जिसको तुमने धागे से बांधा हुआ है। बॉब एट रेस्ट, पेंडुलम्स बॉब एट रेस्ट। ये तुम्हारा दीवार है जिससे तुमने इसको फिक्स कर दिया है। ठीक है भाई, चलो अब इस पे क्या फोर्स लग रहा है, इस पे क्या फोर्स लग रहा है, लॉज ऑफ मोशन थोड़ा बहुत तो पढ़े थे ना हम लोग, डिस्कस किए थे। तो यहाँ पे ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है mg, मास m है इसकी, और ऊपर में धागे की वजह से टेंशन फोर्स लग रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पर, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन, एट इक्विलिब्रियम mg इज इक्वल टू t हो जाएगा कि नहीं। इक्विलिब्रियम पर mg इज इक्वल टू टेंशन हो जाएगा कि नहीं, ये बताओ तुम। ठीक है कि नहीं यार, ठीक है, चलो नेक्स्ट। उसके बाद अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ठीक है, अगर तुमने स्लाइड डिस्प्लेसमेंट कर लिया, केस नंबर 2, केस नंबर 2, केस 2, bob is slightly displaced, bob is given a slight displacement, a slight displacement।
फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन में तो नेट फोर्स 0 एक्ट कर रहा है, तो बॉब मोशन नहीं करेगा। कुछ मोशन करेगा, क्यों करेगा? फिक्स है ना यार, ये फोर्स बराबर है, ये यहीं पे झूला लटका रहेगा बस। अगर जब तक तुम इसको हल्का सा स्लाइट डिस्प्लेसमेंट नहीं करोगे तब तक थोड़ी मूव करेगा। तो अभी तुमने बॉब को इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया। इक्विलिब्रियम पोजीशन, अब क्या फोर्स एक्ट करेगा इस पे? ठीक है, ये देखो ऐसे था इनिशियली, कैसा था ये बॉब, ऐसा था। अब तुमने इसको स्लाइटली थोड़ा सा राइट साइड हल्का सा डिस्प्लेस करा दिया। ठीक है, अब ये बताओ, मान लो कि इसने तुमने जितना डिस्प्लेस किया, इतना इतना डिस्टेंस इसको डिस्प्लेस किया, उस मोमेंट पर इसने कितना एंगल डिस्प्लेस हुआ है? थीटा एंगल डिस्प्लेस हुआ है, मान लो। ठीक है, अब इस बॉब पे अभी कितना फोर्स, क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं ये देखो। एक तो ये टेंशन टी लग रहा है, ये वाला। ठीक है, दूसरा क्या लग रहा है? mg लग रहा है। यही दोनों लग रहा है कि नहीं? और कुछ लग रहा है? नहीं। और कुछ लग रहा है? नहीं। ठीक है, अब क्या करो तुम, अब क्या करो कि mg को तुम ब्रेक डाउन कर दो। ठीक है, जो वेट है उसको तुम ब्रेक डाउन कर दो। ठीक है, कैसे? ठीक है, देखो, along this side and perpendicular to this side, इन दोनों साइड में तुम इसको ब्रेक डाउन करो। ठीक है, along the length of the spring mg को ब्रेक डाउन करो, मतलब you have to take vertical components या rectangular components of, take rectangular components, rectangular component of weight mg। ठीक है, along the length of the string, along the length of the string। इसका वर्टिकल कंपोनेंट ले लो, ये ले लो, तो कितना हो जाएगा जरा देखें। देखो, इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, डॉट डॉट डॉट, इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, ये देखो, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल सेम रहेगा कि नहीं, ये बताओ। ये एंगल और ये एंगल सेम रहेगा, तो ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा। ठीक है, अब देखो, ये लाइन और ये लाइन, तो ये एंगल भी थीटा होगा कि नहीं, ये बताओ। वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये भी थीटा होगा कि नहीं। ठीक है, तो अगर ये थीटा है तो ये वाला साइड कितना हो जाएगा? इसको अगर मैं ये लिखूं mg के कंपोनेंट को, ये वाला कितना हो जाएगा? ब्रेक डाउन कर रहा हूं, देखो ये mg है और ये इसका कंपोनेंट है, थीटा एंगल बना रहा है, तो ये mg cos थीटा हो जाएगा ना। और जो दूसरा है नेचुरली वो mg sin थीटा हो जाएगा, उसमें थोड़ी ना कोई डाउट है। mg sin थीटा, किसी भी चीज का कंपोनेंट अपन निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? जैसे मान लो कोई भी कंपोनेंट है, मान लो एक अल्फा है, मेरे को उसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ब्रेक करना है। अगर ये इससे थीटा एंगल बना रहा है, ये ए है, तो ये ए कॉस थीटा हो जाएगा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? ए साइन थीटा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो वही तो किया मैंने, और क्या किया? इसका कंपोनेंट मेरे को इसके और इसके अलोंग लेना था वेट का, तो ये एंगल थीटा बना रहा था, तो ये mg cos थीटा हो जाएगा, mg sin थीटा हो जाएगा, बस दैट्स इट। ठीक है ना, देख रहे हो? ठीक है, तो अब दो डायरेक्शन में तुम्हारे फोर्सेस हैं। ठीक है, पहला अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग देखो, और दूसरा परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। एफबीडी के हिसाब से, एफबीडी के हिसाब से अलोंग लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, अलोंग लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग में अगर एफबीडी देखोगे तो टी लग रहा है इधर और mg लग रहा है इधर, mg cos थीटा, तो t माइनस mg cos थीटा, यही तुमको कौन सा एक्सेलरेशन देगा? एक्चुअल एक्सेलरेशन देगा, m2 एक्चुअल एक्सेलरेशन। इसी एक्सेलरेशन की वजह से ये मूव करेगा बाबू, ये टू एंड फ्रो कर रहा है ना, ये इस एक्सेलरेशन की वजह से करेगा। ठीक है, दूसरा एफबीडी परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, केस 2 परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है कि नहीं? फोर्स कितना लग रहा है? mg cos थीटा।
mg cos थीटा, देख रहे हो? mg cos थीटा देख रहे हो कि नहीं? सिर्फ एक फोर्स लग रहा है mg cos थीटा। ठीक है, ये रहा तुम्हारा FBD और एक है along length of the string, along length of the string और दूसरा है perpendicular to the length of the string। फिर से बता दे रहा हूं, यहाँ पे तुम्हारा धागा था, ठीक है, वेट नीचे की तरफ है, धागे का टेंशन इधर है। इस वेट को तुमने ब्रेक डाउन कर दिया mg cos थीटा mg sin थीटा में, तो इस along the length of the string नेट फोर्स क्या इस डायरेक्शन में कितना लगेगा, t माइनस ऑफ mg cos थीटा, और इस डायरेक्शन में कितना लगेगा mg sin थीटा, बस दैट्स इट, mg sin थीटा, mg sin थीटा होगा ये। ठीक है, यहां तक अगर क्लियर हो गया तब हम आगे देख सकते हैं। ये वाला बनाना आ गया तो हम आगे देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं। ठीक है, ये वही बता रहा था, देखो ना, फ्री बॉडी डायग्राम देख लिए, इस फिगर को देख लो ढंग से, वही चीज बोल रहा है ये। टेंशन इधर, mg cos थीटा इधर, mg sin थीटा परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। एक्चुअल mg को ब्रेक डाउन कर लिया अपन ने, ठीक है कि नहीं? ठीक है, अब देखो क्या लिखा है इसमें, इस फिगर के नीचे क्या लिखा है, द रेडियल फोर्स t माइनस mg cos थीटा प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स बट नो टॉर्क। ठीक है, क्योंकि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ये है, ठीक है, स्ट्रिंग का डायरेक्शन क्या है बाबू, ये है, तो जो टॉर्क का क्या फॉर्मूला होता है, आर क्रॉस एफ। तो आर क्रॉस एफ तभी होगा ना जब दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तभी तो टॉर्क मिलेगा। तो आर इस डायरेक्शन में है, तो एफ उससे परपेंडिकुलर वाला जो फोर्स का कंपोनेंट है वही तो टॉर्क कराएगा ना। टॉर्क किसके वजह से होगा, इसके वजह से होगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट से। ठीक है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आर क्रॉस एफ। अब बताओ, दो टाइप के फोर्सेस हैं, एक तो ये वाला फोर्स बच गया टी माइनस एमजी कॉस थीटा, सॉरी ये वाला टी माइनस एमजी कॉस थीटा, दूसरा उससे परपेंडिकुलर। तो टी माइनस एमजी कॉस थीटा भी इसी डायरेक्शन में है और आर जो है तुम्हारा वो भी इसी डायरेक्शन में है। तो दोनों का अगर सेम डायरेक्शन है, मान लो दोनों आई कैप होते हैं, आई कैप क्रॉस आई कैप, तो आई कैप क्रॉस आई कैप क्या होता है, जीरो होता है कि नहीं? बताओ ये बात तो मुझे। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर जब हमने डिस्कस किया था तो उसमें बताया था ना कि आई कैप क्रॉस आई कैप इज जीरो, आई कैप तो जे कैप क्रॉस जे कैप इज जीरो, और के कैप क्रॉस के कैप इज जीरो। मतलब सेम चीज को सेम चीज के साथ क्रॉस वेक्टर करोगे तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, आई कैप क्रॉस जे कैप करोगे तभी तुम्हारा के कैप आएगा, जे कैप क्रॉस के कैप करोगे तभी तुम्हारा आई कैप आएगा, और के कैप क्रॉस आई कैप करोगे तभी तुम्हारा जे कैप आएगा। कैसे आ जाएगा सर तुम्हारा, वो भी मैंने बताया था, फिजिक्स की क्लास एक बार रिफर कर लेना। आई फिर जे फिर के, बताया था ना, पहले आई आ जाएगा यहां से, आई से जे, फिर जे से के, फिर के से आई। याद आ गया ना, यही वाला कुछ कंसेप्ट था कि नहीं? आई से जे से के और के से आई। ठीक है, तो ये वाला जो कंसेप्ट था। अब ये बताओ कि टॉर्क किसकी वजह से लगेगा। अगर फोर्स का भी डायरेक्शन इधर ही है और रेडियस का भी डायरेक्शन इधर ही है तो दोनों का कॉस प्रोडक्ट तो जीरो आ जाएगा ना। तो अगर रेडियस का डायरेक्शन इधर है और फोर्स का डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर है तब टॉर्क फुल लग जाएगा कि नहीं, आर क्रॉस एफ। अब लगेगा प्रॉपर टॉर्क। तो टॉर्क किसके वजह से हो रहा है, इस कंपोनेंट के वजह से हो रहा है जो परपेंडिकुलर है अलोंग द स्ट्रिंग, इस कंपोनेंट, दिस कंपोनेंट mg sin थीटा के वजह से टॉर्क लगेगा, यही वो बोल रहा है। ठीक है, द टेंजेंशियल फोर्स प्रोवाइड्स द रीस्टोरिंग टॉर्क, टेंजेंशियल फोर्स प्रोवाइड्स द रीस्टोरिंग टॉर्क। ठीक है, और जो रेडियल फोर्स है ये जो अंदर की तरफ लग रहा है, तो ये फोर्स भी इधर है और रेडियस भी इधर है, तो आर क्रॉस एफ करोगे तो जीरो। तो टॉर्क नहीं प्रोवाइड करेगा ये क्या प्रोवाइड करेगा, सिर्फ रेडियल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो दो टाइप के फोर्स हो गए, टी माइनस एमजी कॉस थीटा, ये तुमको क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, जो सर्कुलर मोशन के केस में नहीं होता है, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही तो है जो सर्कुलर मोशन अपने आप में हो रहा है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा, बट प्रोवाइड्स नो टॉर्क, प्रोवाइड्स नो टॉर्क। ठीक है, क्योंकि इसमें रेडियस का भी डायरेक्शन इधर ही है और फोर्स का भी डायरेक्शन इधर ही है, पैरेलल है दोनों, तो पैरेलल कंपोनेंट का क्रॉस प्रोडक्ट तो जीरो होता है। ठीक है, दिस प्रोवाइड्स टॉर्क, दिस प्रोवाइड्स
टॉर्क। क्यों? क्योंकि रेडियस का डायरेक्शन इधर है और उसके ठीक परपेंडिकुलर तुम्हारा इस कंपोनेंट का डायरेक्शन है। तो अगर परपेंडिकुलर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है तो आर क्रॉस एफ वैलिड है, तब जाकर के नॉन जीरो टॉर्क प्रोड्यूस होगा। टॉर्क का क्या होता है? टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, याद रखना एकदम, आर क्रॉस एफ। ठीक है, आगे बढ़े। अब बोल रहा है लेट थीटा विद द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद द वर्टिकल। मान लो कि थीटा जो है तुम्हारा वर्टिकल से एंगल बना रहा है। व्हेन द बॉब इज एट द मीन पोजीशन थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब तुम्हारा एंगल था, जब ये यहां पे था तब थीटा 0 था, जब ये स्लाइड डिस्प्लेस हो गया तो एंगल थीटा से डिस्प्लेस हो गया। थीटा एंगल ये वाला है। ठीक है, एंगल फ्रॉम द मीन पोजीशन, ये एंगल थीटा है, दिस इज द थीटा एंगल। There are only two forces acting on the bob, the tension T along the string and the vertical force due to gravity mg। खाली दो ही मेन फोर्सेस थे जो हमने देखा। फिर अब फोर्स mg को हमने ब्रेक डाउन कर दिया, कैन बी रिजॉल्व इनटू द कंपोनेंट mg cos थीटा along the length of the string and mg sin थीटा perpendicular to the length of the string। फिर बोल रहा है कि since string and mg sin theta, since the motion of the bob is along the circle of the length L and center at the support point, the bob has a radial acceleration and also a tangential acceleration। बॉब का रेडियल एक्सेलरेशन भी है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है। कैसे है देख लो। ठीक है, ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कर देते तो ऐसे नाचता नहीं है, सर्कुलर मोशन करता कि नहीं? सर्कुलर मोशन करता। और ये सेंटर ऑफ सर्कल क्या होता है? ये फिक्स पॉइंट होता कि नहीं? तो सेंटर क्या है बाबू? सेंटर फिक्स पॉइंट है। और रेडियस कितना होता है? लेंथ ऑफ द बॉब के बराबर। ये लेंथ एल ही तो रेडियस है, लेंथ एल ही तो रेडियस है। जो देखो ये कर रहा है सर्कुलर मोशन, ये तुम्हारा सेंटर है, रेडियस क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा ना। तो रेडियस कितना है? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एल। ठीक है ना। तो सर्कुलर मोशन का थोड़ा सा ज्ञान दे दिया जाए फिर यहाँ पे। सर्कुलर मोशन तुम्हारा ये फिक्स है, ये बॉब था, यही साइड को सर्कुलर मोशन करेगा। तो इसका जो जितना रेडियस आएगा, ठीक है, इसका जितना भी रेडियस आएगा वो कितना है? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के बराबर ही है ना रेडियस। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन के केस में हमको मालूम है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैसे निकालते थे। फोर्स का क्या फॉर्मूला होता था? mv स्क्वायर बाय आर। ठीक है, v इज द एक्चुअल वेलोसिटी, v इज द एक्चुअल वेलोसिटी विच इज 2 पाई आर बाय टाइम पीरियड। ठीक है, और एंगुलर वेलोसिटी क्या होता था? ओमेगा आर इज इक्वल टू v, ये भी पता है हम लोग को। ठीक है कि नहीं? अच्छा, उसके अलावा फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर होता है, तो ये मास इनटू एक्सेलरेशन हो जाएगा, एक्चुअल एक्सेलरेशन। तो एक्चुअल एक्सेलरेशन बाबू होता है v स्क्वायर बाय आर, या फिर v के जगह आता है ओमेगा आर लिख दो तो ओमेगा आर होल स्क्वायर बाय आर, या फिर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, तो एक्चुअल एक्सेलरेशन होता है दो चीज, ओमेगा स्क्वायर आर लिख दो या फिर v स्क्वायर बाय आर लिख दो। ठीक है, ये फॉर्मूला है विदाउट एनी प्रूफ, इसको तुम याद कर लो। ये फॉर्मूला याद करो, लर्न विदाउट एनी प्रूफ। इसका प्रूफ थोड़ा सा लंबा है, विदाउट एनी प्रूफ इसको याद कर लो। फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर, तो इसी से तुमको एक्सेलरेशन कितना आ रहा है? v स्क्वायर बाय आर, और v का क्या होता है? ओमेगा आर के बराबर होता है। अभी हमने 100 बार कम से कम डिस्कस किया है, तो ये आ जाएगा एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर या फिर v स्क्वायर बाय आर, इसको याद कर लो। ठीक है, यहां पर रेडियस कितना है भाई? l है। तो यहां पे जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होगा, ठीक है, दैट दिस विल बी इक्वल टू a, दिस इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू r, कितना है? रेडियस l के बराबर है, l। ठीक है, और ये क्यों हो रहा है? दिस इज ड्यू टू रेडियल फोर्स, रेडियल फोर्स। और रेडियल फोर्स कितना है? रेडियल फोर्स मतलब क्या? अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग रेडियल फोर्स कितना है? t माइनस एम जी, ये लिखे थे, ड्यू टू रेडियल फोर्स इज इक्वल टू t माइनस एम जी। और फॉर्म और एफबीडी से क्या मिला था? t माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू m। एक्सेलरेशन कितना आता था? v स्क्वायर बाय l, इसको हम लोग m ओमेगा स्क्वायर l भी लिख सकते हैं, यही था। ठीक है, तो t माइनस एम जी इज इक्वल टू f रेडियल फोर्स, दिस इज इक्वल टू m इंटू ओमेगा स्क्वायर l, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यही है तुम्हारा रेडियल फोर्स।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये वो चीज बोल रहा है, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन के हिसाब से जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए वो तो तुमको पता चल गया। दूसरा कौन सा एक्सेलरेशन हो गया? दूसरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया। दूसरा वाला क्या हो गया? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अराइजेस सिंस द मोशन अलोंग द आर्क ऑफ द सर्कल इज नॉट यूनिफॉर्म। ठीक है, अब थोड़ी और ज्ञान की बात हो जाए। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में ध्यान से सुनना, एकदम एकदम ध्यान से। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में नो स्पीड डिफरेंस, स्पीड रिमेन्स सेम। जैसे कि मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन अप्रोक्सीमेटली सर्कुलर होता है इलेप्टिकल, अप्रोक्सीमेटली इसको सर्कुलर मान लो, तो स्पीड रिमेन्स द सेम। तो ये क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है कि नहीं? स्पीड सेम है लेकिन फिर भी एक्सेलरेशन कर रहा है। काहे? काहे? क्यों? क्योंकि हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो भाई वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है तब भी तो वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, क्योंकि वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है ना। तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है मतलब उसकी डायरेक्शन चेंज करने की वजह से जो फोर्स एक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? रेडियल फोर्स। देखो वेलोसिटी का दो कंपोनेंट होता है, एक होता है स्पीड, दूसरा होता है डायरेक्शन। तो सर्कुलर मोशन में जो चेंज ऑफ स्पीड कराता है, चेंज ऑफ स्पीड occurs due to tangential acceleration या tangential force, और change of direction occurs due to change of direction में जो चेंज आता है occurs due to radial force। ठीक है भाई, रेडियल फोर्स। अब समझ में आ गया? तो हर मोमेंट पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तुम देखो कि स्पीड सेम है, तो स्पीड में चेंज हो रहा है तो इसका मतलब टेंजेंशियल फोर्स तो जीरो होता है ना यूनिफॉर्म सर्कुलर में। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में टेंजेंशियल फोर्स जीरो होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में ठीक है, टेंजेंशियल फोर्स जीरो, टेंजेंशियल फोर्स जीरो होता है, देयरफॉर स्पीड रिमेन्स सेम। ये थोड़ी ज्ञान की बात। तो जो भी एक्चुअली में होता है वो तुम्हारा क्या होता है? वो रेडियल फोर्स के वजह से होता है। ये थोड़ी सी ज्ञान की बात हो गई, ठीक है, ये थोड़ी सी क्या होगी? ज्ञान की बात। अब आते हैं इसमें पेंडुलम वाले में। ये पेंडुलम वाला ही केस देख लो, ये ऊपर में पेंडुलम का केस देख लो, टू एंड फ्रो। ये बताओ यहां पे अगर मान लो तुमने इसको यहाँ पे डिस्प्लेस कर दो, ये टू एंड फ्रो मोशन करा, तुम मेरे को ये बताओ कि क्या हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी सेम रहेगी? क्या वेलोसिटी सेम थी? ऊपर में चलो, ऊपर में, या फिर मेरे ही नोट्स में देख लो, हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी सेम थी क्या? यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो। तो यहाँ पे भी सेम रहे, यहाँ पे सेम हो सकता है? जब वहां पे हर एक इंस्टेंस पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो यहाँ पे भी तो चेंज होगा ना। वेलोसिटी मतलब स्पीड चेंज होगा ना। यहाँ पे हर एक पॉइंट पर स्पीड चेंज हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स एग्जिस्ट करता है। तो बट इन दिस केस यहाँ पे कौन से केस में? इस वाले केस में, ठीक है। कौन सा केस? अभी फिर से बना लेते हैं। ये रहा तुम्हारा केस, ठीक है, ये था, और स्लाइड डिस्प्लेसमेंट होकर के इधर आ गया ये, ठीक है, थीटा एंगल कवर कर लिया, ठीक है। इसको तुम डॉटेड बना लो, ठीक है, और इसको तुम डैश लाइन बना लो। ये अब एंगल चेंज होने के बाद ऐसा आ गया ये, ठीक है। इसका क्या कंपोनेंट था? mg इधर था, और mg को अपन ने ब्रेक डाउन कर दिया था इसमें अलोंग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, ऐसे, ठीक है। एक सेकेंड बस। mg अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को तुमने इसको ब्रेक डाउन कर दिया था, mg cos थीटा, और ये कितना आ रहा था? mg sin थीटा, ठीक है। और ये कितना आ रहा था? t, टेंशन t, ठीक है। अब ये जो कंपोनेंट ऑफ फोर्स है
ये वाला जो कंपोनेंट ऑफ फोर्स है, दिस वन टी माइनस एम जी कॉस थीटा, ये क्या है? ये रेडियल फोर्स है, रेडियल फोर्स। ये क्या करेगा? चेंज इन डायरेक्शन। क्या करेगा? चेंज इन डायरेक्शन। और ये क्या फोर्स है? ये वाला टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स। और ये दो काम करेगा। पहली बात तो चेंज इन स्पीड, यहां पे चेंज इन स्पीड या फिर चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कर देगा। और यही कंपोनेंट क्या रीजन है? ये आर इधर है, एफ इधर है, तो टॉर्क लाएगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉर्क, रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉर्क, टॉर्क लाएगा ये। और ये जो रेडियल फोर्स है गिव्स जीरो टॉर्क, गिव्स जीरो टॉर्क, जीरो टॉर्क। ठीक है, क्लियर? देख लो, अब कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया ना कि टेंजेंशियल फोर्स क्या करता है? स्पीड को चेंज करता है, जो कि वो करेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्योंकि इस टेंजेंशियल फोर्स का डायरेक्शन रेडियस या फिर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर है, तो टॉर्क मतलब आर क्रॉस एफ ये लेकर के यही आएगा। टॉर्क रिस्पॉन्सिबल टू रोटेट, ये लाएगा, ये एम जी साइन थीटा, दिस कंपोनेंट। ठीक है, और ये क्या करेगा? ये वाला टी माइनस एम जी कॉस थीटा, ये क्या करेगा? ये सिर्फ डायरेक्शन चेंज कराता है, चेंज इन डायरेक्शन। और ये गिव्स नो टॉर्क, जीरो टॉर्क की जगह गिव्स नो टॉर्क लिख लो तो तुमको याद रहेगा, गिव्स नो टॉर्क। इसके वजह से कोई टॉर्क नहीं हो, क्योंकि भाई साहब रेडियस का डायरेक्शन भी इधर ही है, आर भी इधर ही है, फोर्स भी इधर ही है, दोनों पैरेलल है। आर क्रॉस एफ पैरेलल, पैरेलल में क्या होता है? आर क्रॉस एफ कितना आ जाएगा? आर क्रॉस एफ जीरो आ जाएगा इसमें, सिंस दे बोथ आर पैरेलल, सिंस दे बोथ आर पैरेलल। समझ में आ गया? तो टॉर्क कौन करवाता है? रेडियल कंपोनेंट डायरेक्ट। और स्पीड कौन बढ़ाता घटाता है? रेडियल सॉरी टेंजेंशियल कंपोनेंट। टॉर्क भी यही लाता है, स्पीड भी घटाता बढ़ाता यही है। डायरेक्शन कौन चेंज करेगा? रेडियल कंपोनेंट, ये वाला टी माइनस एम जी कॉस थीटा। ठीक है ना? अब तो इससे ज्यादा क्लियर नहीं हो सकता कंसेप्ट, अब तो पूरी तरीके से क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो यही बोल रहा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज प्रोवाइडेड बाय mg sin थीटा। ठीक है, राइट? उसके बाद इट इज मोर कन्वीनियंट टू वर्क विथ टॉर्क अबाउट द सपोर्ट सिंस द रेडियल फोर्स गिव्स जीरो टॉर्क। बताया ना, रेडियल फोर्स गिव्स नो टॉर्क। ठीक है, so torque about the support is entirely provided by tangential component of force. This tangential force gives responsible for torque. ठीक है, टॉर्क का डायरेक्शन देख लेते हैं, है ना? देखो ध्यान से, टॉर्क इज इक्वल टू, देखना है ना, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ठीक, ठीक है। आर क्या है? लेंथ, ये रेडियस लेंथ एल। एफ क्या है? एम जी साइन थीटा। ठीक है, तो आर मतलब ये आ जाएगा एल का डायरेक्शन जो भी एल है, क्रॉस एफ कितना है? एम जी साइन थीटा है, तो ये इसको एल इंटू एम जी साइन थीटा ले लो, यही टॉर्क हो जाएगा। लेकिन इसने माइनस लगा दिया, यहां पे माइनस लगा दिया। क्यों माइनस क्यों लगाया जानते हो? टू शो दैट, ठीक है, ये बॉब को आप इधर ले जा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट इधर कर रहे हो, और टॉर्क इसको वापस इधर लाने की कोशिश कर रहा है। सो दिस इज अ रीस्टेनिंग और रीस्टोरिंग टॉर्क। समझ में आ गया? यू आर गिविंग डिस्प्लेसमेंट लाइक दिस, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है और टॉर्क इसको घुमा करके वापस इधर अपोजिट डायरेक्शन में लाने की कोशिश कर रहा है, तो ये रीस्टोरिंग टॉर्क है ना, ये नेगेटिव साइन ड्यू टू रीस्टोरिंग टॉर्क। ये रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा है वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन को। ठीक है, राइट? चलो, तो माइनस एमजीएल साइन थीटा हो गया। दिस इज द रीस्टोरिंग टॉर्क दैट टेंड्स टू रिड्यूस द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये तुम इसको शिफ्ट दे रहे हो, उधर तुम बढ़ा रहे हो थीटा, और टॉर्क क्या वापस इसको इधर लाने की कोशिश कर रहा है और थीटा को घटाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए इसका नाम है रिस्टोरिंग टॉर्क, इसीलिए माइनस साइन है। ठीक, आगे टॉर्क का क्या कंसेप्ट होता है? टॉर्क इज इक्वल टू, बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बताया था, जहां पे न्यूटन भाई साहब ने कहा था फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वहां पे टॉर्क क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। जहां पर तुमको मैंने ये सर्कुलर मोशन का पूरा ही कंसेप्ट समझाया था, ये हो गया तुम्हारा
यहां से यहां आई थी बॉडी, ये था तुम्हारा एल, ये था तुम्हारा थीटा, ये था तुम्हारा आर, पूरा सब कुछ मैंने समझाया था, देख लो। एल इज इक्वल टू आर थीटा, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, और एक्चुअल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सब बताया था। और एक्चुअल एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला था, वी स्क्वायर बाय आर या फिर ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, ये सब चीज बताया था कि नहीं, राइट? ये सब चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली है बहुत डिटेल में, बहुत गहरे डिटेल में हमने डिस्कस किया था। और भी चीज हमने डिस्कस की थी, जैसे टाइम पीरियड क्या रहा था, 2 पाई, क्या कितना आता है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड आता है 2 पाई आर बाय वी या फिर 2 पाई बाय ओमेगा, ये सब भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, सर्कुलर मोशन के केस में। तो अल्फा क्या है वो तुम ये मत पूछना अब अल्फा क्या है, ये एंगुलर एक्सेलरेशन है, अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, ठीक है। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन जनरल बता देता हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है इन जनरल, इसका फॉर्मूला था m इंटू आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर, वेयर m इज द मास ऑफ द सिस्टम, मास ऑफ सिस्टम, और r होता है रेडियस, रेडियस ऑफ सिस्टम, रेडियस ऑफ सिस्टम या फिर डिस्टेंस फ्रॉम द, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास। जैसे कि कोई मान लो बॉडी है, उसका सेंटर ऑफ मास मान लो यहाँ पर है, और तुमको इसका टॉर्क निकालना है, इस वाले पॉइंट का, पी पॉइंट का, ये सेंटर ऑफ मास ओ है, इस पॉइंट ये रोटेट कर रहा है मान लो, तो इसका जो तुमको एंगुलर एक्सेलरेशन निकालोगे ना, तो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन आई, जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, इसका आ जाएगा आई। अब ये मान लो डिस्टेंस ओपी है, ओपी को एल दे दो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, इसका मास मान लो एम ले लो, तो मास इंटू एल स्क्वायर। समझ गए? इन जनरल ऐसा डेफिनेशन होता है, मास को मल्टीप्लाई कर दो डिस्टेंस के स्क्वायर से, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास या फिर रेडियस ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ में आ गया और अल्फा समझ में आ गया। एम की जगह क्या है, एम की जगह है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ए की जगह क्या है अल्फा, फोर्स की जगह क्या है टॉर्क। ठीक है, अब कर सकते हैं अपन, राइट? तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। तो अभी क्या अपन ने क्या निकाला था, टॉर्क का फॉर्मूला यहाँ पे माइनस एल, माइनस ऑफ एल इंटू एम जी साइन थीटा, अभी निकाला ना। देखो रेडियस आर एल के बराबर है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉर्क विच इज टेंजेंशियल फोर्स इज एम जी साइन थीटा, तो आर क्रॉस एफ ले लिया नेगेटिव साइन, क्यों, ड्यू टू रिस्टोरिंग टॉर्क, क्योंकि ये इसको इसके डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए रिस्टोरिंग है। तो अब क्या लिखोगे तुम लिखोगे यहाँ पे टॉर्क इज इक्वल टू माइनस एम जी एल साइन थीटा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, लिख दोगे आई इंटू अल्फा। अब भाई साहब आई कितना है ना, तुम आई इंटू अल्फा लिख दिया, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी माइनस एम जी एल साइन थीटा अपॉन आई। आ गया कि नहीं, आ गया? ठीक है, एंड फॉर स्मॉल थीटा, फॉर स्मॉल थीटा साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा होता है कि नहीं, जबकि थीटा रेडियन में होना चाहिए ऐसा यूनिट में। जैसे कि साइन 0.15 रेडियन इज इक्वल टू नियरली इक्वल टू 0.15, साइन 0.325 रेडियन इज नियरली इक्वल टू 0.325। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, फॉर स्मॉल थीटा साइन थीटा की वैल्यू नियरली थीटा के बराबर आती है। कैसे, देख टेबल देखो, देखो टेबल, साइन 0 0, थीटा अगर 0 है तो साइन थीटा भी 0, थीटा 0.087 रेडियन है तो साइन थीटा भी 0.087 है, थीटा 0.174 है तो साइन थीटा भी 0.174 है, थीटा 2 रेडियन में 0.262 है तो ये भी नियरली 2.262 2.259 आ रहा है, ये 0.349 है तो 0.342 है, रेडियन में है ये। डिग्री में अगर देखोगे तो 20 डिग्री तक के लिए जो साइन थीटा वो नियरली इक्वल टू थीटा आता है, जबकि थीटा शुड बी इन रेडियन, थीटा मस्ट बी इन रेडियन, डिग्री में नहीं, नॉट इन डिग्री, नॉट डिग्री। ठीक है, रेडियन नॉट डिग्री, समझ गए?
तो तुम साइन थीटा की जगह अब थीटा लिखोगे, तो अल्फा इज इक्वल टू, अब कैसे आया देख लिया ना, देखो टॉर्क का फॉर्मूला तो mgl साइन थीटा भी ऊपर में लिखे थे, और टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा अभी मैंने दिखाया है, तो आई अल्फा इज इक्वल टू mgl साइन थीटा लिख लिए, आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस mgl साइन थीटा लिख लिए। तो अल्फा की वैल्यू एंगुलर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, माइनस mgl बाय आई साइन थीटा। अब क्या करोगे, साइन थीटा को नियरली इक्वल टू थीटा लिख दोगे फॉर स्मॉल एंगल्स, तो नाउ अल्फा बिकम्स इक्वल टू, देयरफॉर अल्फा बिकम्स इक्वल टू माइनस mgl अपॉन आई इंटू थीटा। ठीक है, SHM को याद करो, SHM एक्सेलरेशन कितना आता था, माइनस एम ओमेगा, सॉरी माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये कितना आता था, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आता था कि नहीं, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आता था कि नहीं। तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट आता था कि नहीं एसएचएम में। एक्सेलरेशन, यही तो फोर्स लॉ था, ये तो लॉ था ऑफ एसएचएम, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, यही फोर्स लॉ आता था कि नहीं। ठीक है, तो इसके जगह अब क्या करेंगे हम लोग, रूप चेंज हो गया है बस, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, ये था तुम्हारा एसएचएम का लॉ। रूपांतरण करो, एक्सेलरेशन की जगह लिखो एंगुलर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का भी सिंबल वही है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। एंगुलर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, रूपांतरण हो गया थोड़ा सा। ठीक है, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, एंगल का डिस्प्लेसमेंट, एक्चुअल एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन, और ये वही शो कर रहा है, देख लो। अल्फा इज इक्वल टू माइनस mgl अपॉन आई, थीटा है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। तो ये फोर्स लॉ ऑफ एसएचएम को, लॉ ऑफ एसएचएम को वैलिडेट कर रहा है कि नहीं, तो ये एसएचएम है कि नहीं। रूपांतरण कर दिया, रूप बदल गए। ठीक है, नए अवतार में जहां पे एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स आता था, वहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा आ रहा है। ठीक है, आप समझ में आ गई बात। ठीक है, तो देख लो, अल्फा इज इक्वल टू माइनस mgl अपॉन आई थीटा, यही है ना, यही आ रहा था कि नहीं। सो वी हैव लिस्टेड, अब ये देखो यहां तक हो गया। सो दिस इक्वेशन इज मैथमेटिकली आइडेंटिकल टू दैट, एक्सेप्ट एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन और एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब थीटा है। हेंस वी प्रूव दैट फॉर स्मॉल थीटा मोशन ऑफ द बॉब इज सिंपल हार्मोनिक। ये लॉ ऑफ एसएचएम को फॉलो कर रहा है, देयरफॉर दिस इज केस ऑफ एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक। एसएचएम लॉ को ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो बस भाई, बस अब तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई ना, अब तो खत्म हो गया तुम्हारा केस, अब तो तुम्हारा केस ही खत्म हो गया। अब देखो जरा, ठीक है, अब तुम्हारा जब केस खत्म हो चुका है, अब जरा थोड़ा सा गौर फरमा सकते हैं। देखो, स्प्रिंग मास सिस्टम में और पेंडुलम वाले सिस्टम में क्या हो रहा है, स्प्रिंग मास सिस्टम और पेंडुलम, यहां पे कितना आता था, जो तुम्हारा एक्सेलरेशन आता था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस आता था। यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन है, मैं इसको ब्लू कलर से सेपरेटली दिखा देता हूँ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा आ रहा है। ठीक है, ठीक है, एक्चुअल फॉर्मूला कितना आता था, ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू, ठीक है, यहां पे देख लेते हैं, फोर्स इज इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, यही आ रहा था, या फिर फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स, यही आ रहा था। ठीक है, यहां पर भी ऐसा ही कुछ आएगा, यहां पे टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा आता है। ठीक है, तो टॉर्क इज इक्वल टू मतलब तुम्हारा माइनस mgl साइन थीटा इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा आता है। तो अल्फा की वैल्यू यहां से कितनी आ रही थी, अल्फा की वैल्यू, ठीक है, अल्फा की वैल्यू यहां से कितनी आ रही थी,
अल्फा की वैल्यू आ रही थी -mgl/i sin थीटा, और अल्फा की वैल्यू नियरली इक्वल टू आ रही थी -mgl/i थीटा। ठीक है, सो अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। यहां एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स था, है ना। एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला रहा था? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -ω²x, यही आ रहा था ना। ठीक है, और यहां पर अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, अल्फा इज इक्वल टू -mgl/i sin थीटा, -mgl/i थीटा, इतना आ रहा है। ठीक है, ठीक है, अब इसको आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। देखो अब ओमेगा का क्या सिंबल है, ओमेगा कहां से आ जाएगा? ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू mgl/i। अब ये इसने कहां से लिया? ठीक है, अब देखो कैसे आया ये। ठीक है, ये mgl/i कैसे आ जाएगा? ठीक है, देखो देखो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -ω²x है, उसी तरीके से एंगुलर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, और एंगुलर एक्सेलरेशन जो है दिस इज इक्वल टू -ω² थीटा। इसका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी -ω² आता है। ठीक है, ऊपर में भी यही चीज है ना। देखो सिंपल पेंडुलम के केस में भी यही चीज थी, फिर से दिखा देता हूं। सिंपल पेंडुलम के केस में क्या आ रहा था? एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स डिस्प्लेसमेंट, और a इज इक्वल टू -ω²x आता था। याद करो फॉर्मूला क्या था? a का फॉर्मूला था -ω²a cos ω_t प्लस थीटा, तो यही तो आ रहा था a इज इक्वल टू -ω²x। रूपांतरण कर दो, ठीक है, रूप चेंज करोगे तो a की जगह क्या आ जाएगा? अल्फा इज इक्वल टू -ω² इंटू थीटा, x की जगह थीटा, अल्फा a की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है कि नहीं? आगे ये बात समझ में? इसको तुम इस इक्वेशन को लिखोगे 1 स्टार। ठीक है, यू विल राइट दिस इक्वेशन एज 1 स्टार। ठीक है, एंड दिस इक्वेशन विल बी रिटन एज 2 स्टार। इसको लिख लो 1 स्टार, इसको लिखो 2 स्टार। ठीक है, लिख लो। अब दोनों को इक्वेट करो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, ओमेगा कितना आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर -ω² इज इक्वल टू -mgl/i। इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू mgl/i, है कि नहीं? है कि नहीं? ठीक है, यही बात आ रही थी। ठीक है, यहां पे कितना आ रहा था? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -ω²x आ रहा था। ठीक है, और फोर्स इज इक्वल टू -mω²x, और फोर्स इज इक्वल टू -kx आ रहा था। तो वहां से हमने निकाला कि mω² जो आता है वो k के बराबर आता है। यहां पर तो बहुत इजी, यहां पर तो डायरेक्ट मिल गया। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -ω²x होता है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू -mω²x होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। ऐसे भी लिख सकते थे हम लोग इसको। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -ω²x से, ठीक है, हमने क्या देखा? एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन डाल दिया, -ω² को ठीक रख दिया, और x की जगह थीटा रख दिया, और ये वाला फॉर्मूला हमने यहां पे लगा दिया। ठीक है, और हमें मेन फॉर्मूला क्या मिला था? जो हम लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या मिला था? यहाँ पे ये वाला मिला था कि नहीं? अल्फा इज इक्वल टू -mgl/i थीटा। अभी तक तो हम इसी से खेल रहे थे। इन दोनों इक्वेशंस को हमने इक्वेट कर दिया, तो हमको मिला -ω² इक्वल टू -mgl/i, और ω² की वैल्यू कितनी आ गई? mgl/i। तो अब अब ये इसकी एंगुलर स्पीड कितनी आ जाएगी? √mgl/i आ जाएगी कि नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, √mgl/i। ठीक है, आगे यहाँ पे, ठीक है, तो टाइम पीरियड कितना आता है? टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमको पता है ना, 2π/ω होता है, तो ये आ जाएगा 2π √i/mgl।
ये आ जाएगा टाइम पीरियड। ठीक ठीक है। और आई क्या था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है। अब देखो सिस्टम ये है, ये सिस्टम है, इसको स्लाइड डिस्प्लेसमेंट दे करके ऐसा कर दिया अपन ने, है ना। अब ये देखो लेंथ तो एल है, तो रेडियस तुमको पता है, मास एम पता है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सिस्टम का कितना हो जाएगा? एम एल स्क्वायर, एम आर स्क्वायर होता है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है? एम आर स्क्वायर। तो आर की जगह एल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एम एल स्क्वायर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा एम एल स्क्वायर, क्योंकि इसमें खाली एक ही मास है। इसमें स्ट्रिंग का मास है क्या? इसका कोई मास है इस धागे का? नहीं है, मासलेस है ये धागा मासलेस है, मासलेस स्ट्रिंग। और इसका मास m है, तो पूरे सिस्टम का मास कितना है? m है। रेडियस कितना है अबाउट दिस फिक्स्ड पोजीशन? l के बराबर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के बराबर रेडियस है, तो mr स्क्वायर करोगे तो ml स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? तो टी नॉट को लिखोगे, टी नॉट इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई की जगह क्या लिखोगे? ml स्क्वायर, यहाँ पे लिखोगे mgl, है कि नहीं? m से m कैंसिल, l से l कैंसिल, कितना बच जाएगा? टी नॉट इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन जी। प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। बोला था ना मैंने प्रूफ कर दूंगा, 2 पाई अंडर रूट l अपॉन जी, बोला था ना प्रूफ कर दूंगा। ऊपर में लिखा था ना मैंने, सबसे ऊपर देखो तुम्हारे नोट्स में, अभी दिखा देता हूं। शुरू करने से पहले ही मैंने बता दिया था, शायद जस्ट शुरू हो रहा था ना, उससे पहले ही मैंने दिखा दिया था। एसएचएम का केस था, कहाँ पे दिखाया था हम लोगों ने? कहीं ना कहीं मैंने लिखाया था तुमको याद होगा। ठीक है, 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k था, तो मैंने 2 पाई अंडर रूट l बाई जी करके मैंने, देखो 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 ये देखो, ठीक है, 2 पाई अंडर रूट l बाई जी पेंडुलम के केस में। और मास स्प्रिंग मास सिस्टम के केस में क्या दिखाया था? 2 पाई अंडर रूट m बाई k। इसमें क्या दिखा था? 2 पाई अंडर रूट l बाई जी। ठीक है, याद आ गया ना सब कुछ? एकदम एकदम याद आ गया कि नहीं? 2 पाई अंडर रूट l बाई जी। ठीक है, तो प्रूव हो गया, तो यही प्रूफ कर रहा था वो, देख लो, 2 पाई अंडर रूट l बाई जी। Now since the string of the system is massless, the moment of inertia I is simply ml square. ठीक है, so this gives t is equal to 2 pi under root l by g. ठीक है, यही मेन फॉर्मूला है, मेन फॉर्मूला यही है, क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आएगा। देखो क्वेश्चन क्या है, लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम विच टिक्स सेकेंड्स। टिक्स सेकेंड्स का मतलब क्या होता है? टिक्स सेकेंड्स का मतलब, टिक्स सेकेंड्स मतलब कि जब यहां पर जाता है तो 1 सेकंड होता है, फिर यहां पर जाता है तो 1 सेकंड, मतलब इसका पूरा टाइम पीरियड 1 2 3 4 के लिए 2 सेकंड का होगा, टिक सेकंड्स। ठीक है, सो द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम विच टिक सेकंड्स इज 2 सेकंड्स। ठीक है, तो अगर टाइम पीरियड विच टिक सेकंड्स मतलब कि इसका टाइम पीरियड है 2 सेकंड्स। ठीक है, अब तुमको ये पता है तो तुमको 2 सेकंड्स लिख लो, 2 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, लेंथ तुमको पता नहीं है, जी का वैल्यू 9.8 होता है। ठीक है, तो 2 को खोल दो तो 4 इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू एल अपॉन 9.8। तो एल की वैल्यू लिखो, एल इज इक्वल टू 9.8 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। तुमको बाबू कितना आ जाएगा? नियरली इक्वल टू 1 मीटर आ जाएगा। कितना आंसर आ रहा है ये? लेंथ 1 मीटर। चलो तुमको वहां भी दिखा देता हूँ, ऊपर चलो। ठीक है, क्या लिखा था ये? पढ़ो उसको, पढ़ो क्या लिखा था। अप्रोक्सीमेटली 100 सेंटीमीटर का धागा बांधोगे, ठीक है, तो कितना सेकंड ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? टाइम पीरियड, इट इज पीरियोडिक विद पीरियड ऑफ अबाउट, क्या लिखा है ये? 2 सेकंड्स। 2 सेकंड्स 100 मीटर, 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर का धागा 2 सेकंड्स। इधर आओ अब सॉल्व एग्जांपल में। ठीक है, सॉरी, सॉल्व एग्जांपल में हो, 2 सेकंड का टाइम पीरियड, 100 मीटर का धागा, 100 सेंटीमीटर का धागा, 1 मीटर। प्रूव हो गया कि नहीं? ठीक है, तो दिस फॉर्मूला इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट वी हैव लर्नड, लेट अस समराइज फॉर द डे। ठीक है, समरी। स्प्रिंग मास सिस्टम, स्प्रिंग मास सिस्टम
ठीक है, स्लाइड डिस्प्लेसमेंट x, फोर्स का डायरेक्शन ये, स्टिफनेस कोएफिशिएंट k, मास ऑफ ब्लॉक m, ठीक है। F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, F इज इक्वल टू माइनस m ओमेगा स्क्वायर x, ठीक है। और ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी k अपॉन m का अंडर रूट, टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट m बाय k, ठीक है। दूसरा दूसरा ठीक है, दूसरा पेंडुलम, पेंडुलम, ठीक है। बॉब से लटकाओ उसको दीवार से, ये एंगल कितना है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ इसमें, थीटा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग L है, मास ऑफ द पेंडुलम बॉब M है, स्ट्रिंग मासलेस है, ठीक है। इसमें तुम्हारा कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, ये लग रहा है T, ये लग रहा है mg, ये लग रहा था तुम्हारा mgl cos mg cos थीटा, और ये लग रहा था mg sin थीटा, ठीक है। इसमें क्या हो रहा था, T माइनस mg cos थीटा क्या दे रहा था, रेडियल फोर्स। क्या रेडियल फोर्स क्या करता है, चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन, उसका ज्यादा कुछ काम नहीं है, बस डायरेक्शन चेंज करता है हर एक मोमेंट पे। तुम्हारा दूसरा क्या कर रहा था, mg sin थीटा वाला, mg sin थीटा क्या करता था, टेंजेंशियल फोर्स, ये चेंज इन स्पीड कराता था, चेंज इन स्पीड। और रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉर्क यही था, रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉर्क, फॉर टॉर्क, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो टॉर्क, ठीक है। लेंथ L, रेडियस इधर, फोर्स इधर, तो टॉर्क का डायरेक्शन कितना आ रहा था, टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस F, फॉर्मूला ये रहता है। तो इसमें टॉर्क का डायरेक्शन क्या आ रहा था, m, ये तुम्हारा लेंथ था L, R की जगह, फोर्स का क्या डायरेक्शन था, रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉर्क mg sin थीटा, mg sin थीटा रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉर्क था। और ये रेडियल फोर्स गिव्स जीरो टॉर्क, रेडियल फोर्स कोई टॉर्क नहीं देता था, क्यों, क्योंकि रेडियस इधर, फोर्स भी इधर, पैरेलल फोर्स का क्रॉस प्रोडक्ट टॉर्क नहीं देता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है ये टॉर्क, R क्रॉस F। तो L इंटू mg sin थीटा, फिर विद माइनस साइन, बिकॉज इट इज रीस्टोरिंग टॉर्क, रीस्टोरिंग टॉर्क, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद टॉर्क इज ऑल्सो इक्वल टू कितना आता था, I इंटू अल्फा, ठीक है। तो इसका मतलब माइनस mgl साइन थीटा इज इक्वल टू I इंटू अल्फा, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस mgl अपॉन I साइन थीटा, और साइन थीटा किसके बराबर आता था, नियरली इक्वल टू थीटा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई थी, माइनस mgl अपॉन I इंटू थीटा, ठीक है। और अल्फा को हम ऐसे भी देख सकते थे, जैसे कि यहाँ पे अल्फा, ये जो एक्सेलरेशन होता था, फोर्स इज इक्वल टू माइनस m ओमेगा स्क्वायर एक्स आता था, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स आता था। उसी तरीके से बाबू, उसी तरीके से जो एक्सेलरेशन आता था, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आता था, ठीक है। उसी तरीके से यहां पर जो अल्फा आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक्सेलरेशन की जगह क्या लिख दोगे तुम, अल्फा लिख दोगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर तो सेम रहेगा, एक्स की जगह क्या लिख दोगे, थीटा लिख दोगे, तो वहां से आ जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू mgl अपॉन I। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ रही थी, अंडर रूट ऑफ mgl अपॉन I। फिर तुम्हारा क्या आ रहा था, टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा, तो कितना आ रहा था बाबू, ये 2 पाई अंडर रूट ऑफ I बाय mgl। और स्प्रिंग मास सिस्टम जो ये वाला है, इसका मास m है, रेडियस l है, तो स्प्रिंग मास सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिक सिस्टम का कितना आ रहा था, ml स्क्वायर, मास इंटू रेडियस स्क्वायर, mr स्क्वायर होता है ml स्क्वायर। देयरफॉर टाइम पीरियड कितना आ रहा था, 2 पाई
अंडर रूट ऑफ ml² अपॉन mgl। टाइम पीरियड कितना आ रहा था 2 पाई अंडर रूट ऑफ l/g। ठीक है, क्लियर। तो कौन कौन से फॉर्मूले याद रखने हैं, एक तो ये 2 पाई अंडर रूट ऑफ l/g, एक तो ये ओमेगा mgl अपॉन i। ठीक है, बस इसमें दो ही फॉर्मूले थे बस। ठीक है, फोर्स लॉ कौन सा था, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। इसमें F इज इक्वल टू माइनस के एक्स या F इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये फोर्स लॉ था। यहां पर क्या आ रहा था, ठीक है, यहां पर क्या आ रहा था, अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, अल्फा इज इक्वल टू माइनस mgl अपॉन आई थीटा। ठीक है, ये तुम्हारा यहाँ पे SHM लॉ आ रहा था, ये फोर्स लॉ का रूपांतरण है, टॉर्क लॉ ऑफ SHM बोल सकते हो इसको। ठीक है, दैट्स इट, दिस कंक्लूड्स आवर टुडेस क्लास। बाकी डैम्ड ऑसिलेटर और फोर्स्ड ऑसिलेशन में रिकॉर्डेड वीडियो इसकी डाल दूंगा, और कल से हम लोग वेव्स पढ़ लेंगे। ठीक है, विल ट्राई टू फिनिश वेव्स इन 3 to 4 लेक्चर्स। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं।